तो देखो बच्चों, अब नया चैप्टर चालू करेंगे, है ना, जिसका नाम है सजीव और निर्जीव। क्या नाम है? सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव। सजीव क्या होते हैं? जो हमें दिखाई देते हैं, जो हमें मतलब पैदल चलते हुए दिखाई देते हैं, है ना, जो पैदल चलते हैं, भोजन करते हैं, वो क्या होते हैं? सजीव। जो भोजन करेंगे वो सजीव होंगे। अगर भोजन नहीं करेंगे तो सजीव नहीं होंगे, है ना। भोजन करेंगे वही सजीव होंगे। तो सजीव किसे बोलते हैं? जो भोजन करते हैं, श्वसन करते हैं, श्वसन क्रिया भी करते हैं, वो सब सजीव होते हैं। श्वसन क्रिया भी करते हैं सजीव। श्वसन नहीं करेंगे तो कहाँ से सजीव होंगे, है ना। इसके अलावा निर्जीव क्या होते हैं? जो श्वसन क्रिया नहीं करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, श्वसन सांस नहीं लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं ना। तो इस सजीव तो सांस लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते, है ना। ऐसे पेड़ पौधे देखो, पेड़ पौधे किसमें आते हैं? सजीव होते हैं पेड़ पौधे, है ना। अब हम इसमें परिचय पढ़ते हैं और परिचय के बाद इसमें अंतर पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें सजीव है, कौन सी चीजें निर्जीव है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका पहले परिचय पढ़ते हैं अपन, सजीव निर्जीव का परिचय। क्या क्या परिचय है सजीव निर्जीव का, है ना। देखिए परिचय में हम हमारे आसपास अनेक वस्तुओं को देखते हैं। मतलब हम क्या है, हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, देखो, है ना। उनमें से कुछ सजीव होती है तो कुछ निर्जीव होती है। मतलब उनमें से कुछ तो सजीव ऐसी वस्तुएं होंगी जो सजीव होंगी, है ना, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो निर्जीव होती है। तो मतलब अब इनमें से देखते हैं, अपन छांटते हैं कि कौन सी चीज़ें सजीव हैं, कौन सी चीज़ें निर्जीव हैं, है ना। तो पढ़ते हैं आगे। अब देखो, सजीव वस्तुएं कौन कौन सी, सजीव चीजें कौन कौन सी है? जैसे गाय। गाय क्या है? सजीव है, क्योंकि वो पैदल चलती हुई दिखाई देती है ना। पेड़ पौधे भी सजीव है ना। लता, लता, पेड़ की लता, है ना, ये सब क्या है? सजीव है। कीट, कीट मतलब कोई भी कीड़ा, है ना। कीड़ा क्या है? कोई भी कीट होता है ना, वो सब सजीव होता है ना। ये वस्तुएं दी, ये चीजें दी गई है जो सजीव है। पक्षी भी सजीव है ना। पेपर में ध्यान रखना आप, वो आपको देगा इनमें से कोई भी, है ना। तो इनमें से कोई भी दे देगा, वो कोई भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सजीव होते हैं, है ना। इसके अलावा पक्षी, कोई सा भी पक्षी वो सजीव होता है। फफूंद, फफूंद देखते हैं ना, बड़ा चार के ऊपर आ जाती है फफूंद, तो वो क्या है? वो सजीव होती है। शैवाल भी दे सकता है, आपको ध्यान होना चाहिए। शैवाल और कवक। मशरूम, मशरूम क्या है? एक सजीव है। मशरूम क्या होती है? सजीव है ना। इसके अलावा जीवाणु, जो जीवाणु होते हैं वो सजीव होते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। जीवाणु क्या होते हैं? बैक्टीरिया। जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, सजीव होती है। इसके अलावा आप इनका जरूर ध्यान रखना, परीक्षा में आने लायक है प्रश्न। चना, चना देगा वो आपको, सजीव है। सजीव में आना चना। गेहूं, गेहूं भी देखो। बीज, बीज क्या होता है? देखो, बीज सजीव होता है ना। आपको इस चीज पे ध्यान रखना है। बीज क्या होता है? गेहूं, चना, ये सब क्या हो? ये सब बीज ही होते हैं, जो ये सब क्या है? सजीव होते हैं, है ना। क्योंकि गेहूं को और चने को अनुकूल वातावरण मिल जाएगा, तो वो क्या करेंगे? वो नया पौधा बना देंगे, है ना। अब पेड़ पर लटका हुआ पत्ता, पेड़ पर लटका हुआ पत्ता वो वृद्धि करता है ना, तो इसलिए वो क्या है? सजीव है। फर्न, फर्न भी देखो, ये पेड़ पौधों में ही आता है, टेरिडोफाइट है ना। पेड़ पौधों में आता है, ये टेरिडोफाइट है। तो क्या है? ये फर्न क्या है? सजीव होता है ना। तो आपको सजीव में ध्यान रखना है कौन कौन से सजीव है, कौन कौन से निर्जीव है ना। स्पेशली चार को तो ध्यान रखना है, चना, गेहूं, बीज, है ना। चना, गेहूं, बीज, मशरूम, है ना, कवक, शैवाल, इनका जो जरूर ध्यान रखना है पेपर में आपको। ये सब क्या है? सजीव है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सजीव हो गए। अब निर्जीव कौन कौन से, आगे बढ़ते हैं। निर्जीव देखो, निर्जीव कौन कौन से? मिट्टी, पहला तो आपका मिट्टी। मिट्टी क्या होती है? निर्जीव होती है। जल, जल भी निर्जीव होता है ना। इसके अलावा जल निर्जीव है, ध्यान रखना। हवा भी निर्जीव है। वायु जो होती है, वायु मतलब हवा, ये सब क्या है? निर्जीव है ना। इसके अलावा मृत जंतु, मृत जंतु कोई जंतु मर गया, वो सूखी पत्तियां, पत्तियां सूख जाती है ना, जमीन पर पड़ी हुई पत्तियां सूखी हुई रहती है, तो वो क्या है? वृद्धि थोड़ी करती है वो, है ना। तो वो क्या है? निर्जीव होती है। नदी भी निर्जीव है। रेगिस्तान भी निर्जीव है। बादल भी निर्जीव होता है, देखो। बस वो हवा में उड़ते हैं, पर वो निर्जीव है। वो सांस थोड़ी लेते हैं, बादल खाना थोड़ी खाते हैं, है ना। वो निर्जीव है। सूर्य का प्रकाश भी देखो निर्जीव है, आप ध्यान रखना। सूर्य का प्रकाश किस में आएगा? सूर्य का प्रकाश होता है निर्जीव, है ना। पेड़ से गिरा हुआ पत्ता, अब पेड़ पर जो लटका हुआ पत्ता है वो तो सजीव होता है, लेकिन अगर पेड़ से पौधा गिर गया, पेड़ से पौधा गिर गया, तो वो, पेड़ से क्या है? वो पत्ता गिर गया, तो क्या है? वो निर्जीव होगा, है ना। तो ये चीजें आदि, ये सब निर्जीव है, मतलब ये सब निर्जीव चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। जल, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सी चीज निर्जीव है। खास रूप से जल निर्जीव है और हवा भी निर्जीव है ना। मृत जंतु भी निर्जीव है। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश भी ध्यान रखना है आपको, निर्जीव है सूर्य का प्रकाश। बादल भी निर्जीव है। पेड़ से गिरा हुआ पत्ता भी निर्जीव होता है ना। तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं।
तो देखो बच्चों, सजीव और निर्जीव के अपवाद है। वायरस, वायरस को क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहते हैं। किसको कहते हैं सजीव निर्जीव की योजक कड़ी? वायरस को, क्योंकि इसमें सजीव के भी गुण पाए जाते हैं और निर्जीव के भी गुण पाए जाते हैं, है ना। वायरस स्वतंत्र अवस्था में, कौन सी अवस्था में? स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव की भांति व्यवहार करता है ना। लेकिन जीवित कोशिका में प्रवेश करने के बाद उसमें जनन या गुणन करने लग जाता है। मतलब जीवित कोशिका में प्रवेश करेगा ना, तो उसमें जनन करने लग जाएगा, सजीव के बाद व्यवहार करने लग जाएगा, गुणन करने लग जाएगा। मतलब निर्जीव को स्वतंत्र अवस्था में तो ये है ना, निर्जीव होता है, नहीं होता है। इसका मतलब सजीव स्वतंत्र अवस्था में कैसा होता है? ये स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव होता है। लेकिन जीवित कोशिका में प्रवेश करने के बाद ये कैसा होता है? उसमें जनन करने लग जाता है। इसलिए सजीव निर्जीव की योजक कड़ी कहते हैं इसको। वायरस पे जीव द्रव्य अनुपस्थित होता है। देखो, जीव द्रव्य अनुपस्थित है, इसलिए ये निर्जीव होता है ना। अब जीव द्रव्य की उपस्थिति सजीवों की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो वो सजीव की विशेषता ये महत्वपूर्ण, क्योंकि जीव द्रव्य उपस्थित होना चाहिए। जीव द्रव्य जानते हो ना क्या होता है? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, वो कहलाता है जीव द्रव्य, है ना। आगे बढ़ते, कोशिका द्रव्य प्लस जीव द्रव्य होता है कोशि वो कहलाता है जीव द्रव्य, है ना। तो इसको बोलते हैं सजीवों की महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, सजीव और निर्जीव की में अंतर। अब देखो, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या अंतर है। सजीव निर्जीव में क्या अंतर, सजीव निर्जीव में क्या अंतर है? देखो, सजीवों में क्या क्या होता है? श्वसन क्रिया होती है, मतलब सांस लेते हैं सजीव। पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है सजीव में। निर्जीव भोजन का पाचन नहीं करते। ऐसे लिख सकते हो आप एक एक लाइन बना के, है ना। सजीव श्वसन करते हैं, निर्जीव श्वसन नहीं करते। सजीव पाचन करते हैं, निर्जीव पाचन नहीं करते। श्वसन, सजीव में उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, है ना। उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, निर्जीव में नहीं पाई जाती। सजीव में उपापचय क्रियाएं पाई जाती है, निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं पाई जाती। सजीव में अनुकूलन, है ना, वृद्धि वृद्धि पाई जाती है, अनुकूलन पाया जाता है। सजीव में गबन पाया जाता है, निर्जीव में सब नहीं पाए जाते, है ना। गति पाई जाती है सजीव में। अनुक्रिया, अनुक्रिया पाई जाती है, किसी भी चीज के प्रति अनुक्रिया करते हैं सजीव, प्रतिक्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, है ना। सजीव में प्रजनन की गुण पाए जाते हैं, मतलब जनन करने का गुण पाया जाता है। सजीव जनन करते हैं, निर्जीव जनन नहीं करते, प्रजनन नहीं करते। समस्थैतिकता पाई जाती है सजीव में। सजीव समस्थैतिकता मतलब अंदर के तापमान को बनाए रखते हैं, शरीर के अंदर के तापमान को बनाए रखते हैं सजीव, लेकिन निर्जीव में ये नहीं पाई जाती, है ना। आदि गुण पाए जाते हैं जो कि निर्जीव में नहीं पाए जाते। तो यही अंतर हो गया सजीव निर्जीव में अंतर। कौन कौन से? एक तो सजीव श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं सजीव, है ना। मतलब सजीव सांस लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उपापचय करते हैं, अनुकूलन करते हैं। निर्जीव नहीं करते इन चीजों को, है ना। तो ये सब सजीव निर्जीव के अंतर है। बाकी ये सीधे सीधे हो गया, आप एक एक लाइन बना सकते हो इनके लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, सजीवों की विशेषता है। अब देखो, सजीवों की क्या क्या विशेषता है। सजीवों में निम्न विशेषताएं पाई जाती है जो निर्जीव में नहीं पाई जाती, है ना। ये निर्जीव में नहीं पाई जाती ये सारी विशेषताएं। तो पहली विशेषता है आकार एवं आकृति। आकार एवं आकृति। अब देखो, सजीव में आकार एवं आकृति कैसे होती है? सजीव का आकार एवं आकृति अपनी अपनी जाति के अनुसार निश्चित होता है। सजीव का आकार एवं आकृति कैसे होती है? निश्चित होता है। जैसे मनुष्य, बंदर है ना, बंदर या मनुष्य, जैसे मनुष्य की संतति कैसी होती है? जैसे मनुष्य की संतति कैसी होती है? मनुष्य की संतति का आकार एवं आकृति मनुष्य मानव के समान ही होती है ना। मनुष्य या मानव की संतति का आकार कैसे होता है? मानव के समान ही होती है ना। जैसे कोई बंदर है या कुत्ता है, तो उसकी जो संतति है, उसका जो बच्चा है, उसका आकार एवं आकृति कैसी होती है? बंदर जैसी होती है, कुत्ते जैसी होती है ना। तो बंदर के बच्चे की आकृति बंदर जैसी, मनुष्य के बच्चे की आकृति मनुष्य की जैसी होती है, कुत्ते के बच्चे की आकृति कुत्ते की जैसी होती है ना। तो ये क्या निश्चित होती है, मतलब सजीवों में, है ना। तो ये सजीव में विशेषताएं हैं, 10-12 विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, कोशिकीय संरचना। दूसरी विशेषता है कोशिकीय संरचना। मतलब सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? सभी सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है ना। कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। देखो, याद रहना है आपको, याद रखना है ये वाला है आपको। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। अंग बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं। को सभी तंत्र मतलब उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र। अब जितने भी तंत्र है ना, सभी तंत्र
ये तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बना देंगे, पूरा शरीर बना देंगे, संपूर्ण को शरीर को बना देंगे। देखो एक बार इसको फिर से समझते हैं इसी लाइन को। कोशिका है ना, कोशिका एक साथ इकट्ठी हो जाएगी, है ना, वो क्या बनाएगी, उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बना देंगे, अंग बना देंगे। जैसे हाथ बना दिया, पैर बना दिया, आंख बना दिया, कान बना दिया, तो क्या होती है, आंख कान ये सब क्या अंग होते हैं। अब ये सभी अंग मिल जाएंगे तो तंत्र बना लेंगे, है ना, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सब बना देंगे, है ना। जैसे उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन आते हैं, वृक्क आते हैं, है ना, मूत्र से आता है ना। पाचन तंत्र में कौन आता है, पाचन तंत्र में आते हैं आहार नाल, है ना, ये सब आहार नाल आता है, बहुत सारी चीजें आती है पाचन तंत्र में, छोटी आंत बड़ी आंत, मतलब ये सब, है ना। इसके अलावा पाचन तंत्र में और कौन आता है, मुंह, मुंह भी पाचन तंत्र में आ जाता है, ग्रसिका, बहुत सारे अंग आ जाते हैं। तो अंग मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं, और ये सभी तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे, संपूर्ण शरीर को बनाते हैं। अब देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर याद रखना कि कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इस लाइन को जरूर ध्यान रखना, मैंने रेड पेन से कर रखी है ना। तो ये जो जो इंपॉर्टेंट है ना, पूछी जाती है ना मोस्टली, वो मैंने रेड पेन से कर दिया यहाँ पे आपके, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता। अच्छा अभी तो यही है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं। सजीव कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, मतलब किसमें कितनी संख्या पाई जाती है कोशिकाओं की, है ना। देखो एक पहला एक कोशिकीय जीव, वे जीव जिनका तो देखो बच्चों, अनुकूलन अगली विशेषता है अपने, अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या होता है, जीवों द्वारा लंबे समय के लिए पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करना। मतलब अपने आप को समायोजित कर लेता है कोई भी जीव होता है ना, तो क्या है किसी पर्यावरण में क्या है, लंबे समय के लिए रहते हैं, पर्यावरण की जो विपरीत परिस्थितियां होती है उनका, उनमें अपने आप को समायोजित कर लेता है जीव। जब कोई जीव लंबे समय के लिए, है ना, लंबे समय के लिए रहता है तब। या एक और परिभाषा है इसकी, देखो, वातावरण के अनुसार स्वयं को, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन है, एक ही बात है। मतलब हम जब किसी वातावरण में रहते हैं तो उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, वहाँ कैसी परिस्थिति है अपने आप को ढाल लेते हैं, उस वही क्या होता है, अनुकूलन, है ना। जैसे पहला है, पहला देखो आप, मरुद्भिद पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है ना, एवं पत्तियों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। पौधों की जड़ें गहराई तक पाई जाती है। देखो पौधों की जड़ें गहराई तक पाई जाएगी पहली बात तो, ताकि है ना वो है ना पानी को अवशोषित कर सके। इसके अलावा पत्तियां है ना, पत्तियां वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, ताकि है ना उनमें क्या है, पानी की हानि कम से कम हो, पानी की हानि कम से कम हो। पत्तियों में धसे हुए रंध्र पाए जाएंगे, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना, उनसे क्या है वाष्प का उत्सर्जन होता है। तो क्या है, इनसे कम से कम वाष्प का उत्सर्जन होएगा, पानी कम से कम निकलेगा, सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है वहाँ पे, इसलिए, है ना। अगली विशेषता, अगला देखो अनुकूलन क्या है, एक और उदाहरण है इसका। पक्षियों में अग्रपात पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पक्षियों में अग्रपात, अग्रपात मतलब पैर, आगे के पैर। पक्षियों में क्या होता है, जो आगे के पैर है ना, वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में, है ना। और हड्डियां खोखली होती है, हड्डियां कैसी होती है उनकी, खोखली, जिससे उन्हें क्या होती है, उड़ने में सहायक आसानी रहती है। हड्डियां उनकी कैसी होती है, खोखली होती है पक्षियों की, जिससे उन्हें उड़ने में आसानी रहती है, हड्डियां खोखली होती है, जो आगे के अग्रपात पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, अनुकूलन है, ये सब अनुकूलन के उदाहरण है। आपको परीक्षा में देगा ये उदाहरण दे देगा कोई भी, और वो पूछेगा इसमें कौन सी विशेषता ऐसा जी होगी, तो आप बोलोगे अनुकूलन, है ना। या जैसे मरुद्भिद पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती है ना। तो ये चीज क्या है, ये विशेषता कौन सा गुण है सजीवों का, ये अनुकूलन है ना। आपको ध्यान होना चाहिए, आपको पूछेगा और भी उदाहरण है क्या, देखे देखते हैं जी, इसके और भी उदाहरण है। तीसरा है, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं के कान और पैर छोटे होते हैं ताकि उस हानि को कम किया जा सके। इसके अलावा शरीर पर घने बालों का आवरण पाया जाता है। तो देखो मतलब क्या होता है कि जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं ना, ऐसे जीव जो जंतु जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, उनके कान और पैर छोटे होते हैं, है ना। कान और पैर छोटे होंगे जिससे क्या होगा, उनके द्वारा जो उष्मा हानि होती है वो कम से कम हो सके, इसके लिए। इसके अलावा शरीर पर घने बालों का आवरण पाया जाएगा, घने बालों का आवरण पाया जाएगा उनके शरीर पर, जिससे क्या होता है उष्मा हानि को कम से कम कर पाते हैं, है ना। ठंड कम से कम लगेगी, उस शरीर के द्वारा जो उष्मा निकलती है ना, वो कम से कम होगी उनके, है ना। तो उनके पैर और कान छोटे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अगली विशेषता है सजीवों की
सजीवों की विशेषताएं चल रही है अपनी पांचवी विशेषता है गति। तो गति देखो क्या होती है, सजीव मतलब गति करते हैं सजीव, है ना। सजीव में गति पाई जाती है, मतलब मूवमेंट, मूवमेंट करते हैं, मतलब पैदल चलना, ये सब क्या होती है, गति होती है। देखो, है ना। जैसे अब सांप देखो, सांप सांप संपूर्ण शरीर की सहायता से रेंग कर गति करता है। सांप कैसे गति करता है, रेंग कर गति करता है ना। किसकी सहायता से, संपूर्ण शरीर की सहायता से। संपूर्ण शरीर की सहायता से आपको याद होना चाहिए, है ना। किसके द्वारा चलता है, कौन सा जंतु किसके द्वारा चलता है ना। घोंघा कैसे चलता है, पैरों की सहायता से या दृढ़ दृढ़ पेशियों की सहायता से, दृढ़ पेशियों की सहायता से या पैरों की सहायता से गति करता है ना। केंचुआ कैसे गति करता है, कर्मानुकुंचन गतियों की सहायता से गति करता है केंचुआ, है ना। इसके अलावा पौधों में भी गतियां पाई जाती है। देखो पौधे भी चलते हैं, कैसे गति करते हैं, अपन को सामने थोड़ी दिखता है वो चलते हुए, लेकिन वो गति भी तो करते हैं। कैसे गति करते हैं, जो ये सूरजमुखी के पौधे का प्रकाश की ओर मुड़ना, जरूर इसको ध्यान रखना बच्चों। सूरजमुखी जो पौधा होता है वो प्रकाश की ओर मुड़ता है। ये पूछा जाता है कि किसका उदाहरण है, ये एक गति का उदाहरण है ना। किसका उदाहरण है, सूरजमुखी के पौधे का प्रकाश की ओर मुड़ना किसका उदाहरण है, गति का उदाहरण है ना। पुष्पों का खिलना और बंद होना, पुष्पों का खिलना और बंद होना, ये किसका उदाहरण है, गति का उदाहरण है ना। पुष्पों का खिलना और बंद होना ये क्या है, ये वृद्धि नहीं है, वृद्धि का उदाहरण नहीं है, दोनों ये दोनों गति के उदाहरण है, ध्यान रखना आप, है ना। भाई उनमें वृद्धि हो गई, आप गलत समझ जाओ पेपर में, है ना। या सूरजमुखी का पौधा जो प्रकाश की ओर मुड़ रहा है वो वृद्धि का उदाहरण नहीं, वो गति का उदाहरण है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो बच्चों अगली विशेषता है अपनी उपापचय। उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। सजीव में दो प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती है। पहली है आपकी कौन सी क्या पाई जाती है, उपापचय क्रियाएं कौन कितने प्रकार की, दो प्रकार की, है ना। एक तो केटाबोलिक केटाबोलिक, दूसरा एनाबोलिक, है ना। तो केटाबोलिक देखो क्या होता है, इनमें ऊर्जा खर्च होती है, श्वसन मतलब ऊर्जा खर्च होगी ना जिनमें, वो केटाबोलिक प्रक्रिया है ना। इसके अलावा श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, केटाबोलिक प्रक्रिया है, श्वसन, है ना। श्वसन का नाम ध्यान रखना, केटाबोलिक, है ना। उष्माक्षेपी है, केटाबोलिक भी क्या है, ये श्वसन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ध्यान रखना इसका। निम्न में से केटाबोलिक प्रक्रिया है तो कौन सी है, श्वसन। और उष्माक्षेपी प्रक्रिया है कौन सी, श्वसन, है ना। जबकि दूसरी है आपकी एनाबोलिक। एनाबोलिक में क्या होता है, देखो केटाबोलिक में क्या होता है, केटाबोलिक में तो ऊर्जा खर्च होती है, जबकि एनाबोलिक में क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। अब कौन सी है एनाबोलिक प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है कि एनाबोलिक प्रक्रिया का उदाहरण है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अगली विशेषता है सजीवों की उपापचय। उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। तो देखो सजीव में दो प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती है। एक तो एक केटाबोलिक और एक है एनाबोलिक, है ना। तो केटाबोलिक इनमें क्या होगा, ऊर्जा खर्च होगी। केटाबोलिक में क्या होता है, ऊर्जा खर्च होती है। केटाबोलिक में ऊर्जा खर्च होती है। श्वसन एक केटाबोलिक प्रक्रिया है ना। उदाहरण देखो, केटाबोलिक प्रक्रिया का उदाहरण क्या है, श्वसन है ना। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। श्वसन कौन सी क्षेपी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी। दोनों क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, उष्माक्षेपी का भी और केटाबोलिक का भी। केटाबोलिक श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, केटाबोलिक अभिक्रिया है। एनाबोलिक अभिक्रिया, तो एनाबोलिक में देखो क्या होता है, एनाबोलिक कौन सी, प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण, इसमें ऊर्जा का निर्माण, इसमें तो ऊर्जा खर्च होती है। केटाबोलिक में ऊर्जा खर्च होती है, जबकि एनाबोलिक में क्या है, ऊर्जा खर्च नहीं होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण एक एनाबोलिक प्रक्रिया है, मतलब इसमें ऊर्जा बनेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला विशेषता है सजीवों की वृद्धि। तो देखो वृद्धि का मतलब ग्रोथ, है ना। वृद्धि, तो वृद्धि कैसी होती है, देखो सजीवों में कोशिका विभाजन से वृद्धि होती है। देखो, और कोशिका के दीर्घीकरण से वृद्धि होती है। मतलब कोशिका विभाजन होगी ना, छोटे बच्चे से हम बड़े हो जाते हैं ना, तो कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन से कोशिका विभाजन होने की वजह से हम छोटे बच्चे से लेके बड़े हो जाते हैं, है ना। कैसे होते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है, फिर दो कोशिका से चार कोशिका बनती है, ऐसे करके अनेक कोशिकाएं बन जाती है ना। तो उनमें कोशिका विभाजन होने से हम बड़े हो जाते हैं। और कोशिकाओं में दीर्घीकरण होता है, मतलब कोशिकाएं बड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए है ना, दीर्घीकरण मतलब बड़ी बड़ी होना, कोशिकाएं का बड़ी बड़ी होना कोशिकाओं का। सजीवों में शारीरिक वृद्धि आंतरिक होती है। देखो शरीर में सजीवों में शारीरिक वृद्धि कैसी होती है, आंतरिक होती है ना। इसका ध्यान रखना, बाहरी नहीं होती, बाह्य नहीं होती, आंतरिक होती है। यदि एनाबोलिक क्रियाएं अधिक हो, इसको ध्यान रख लो आप, एनाबोलिक अधिक होगी और केटाबोलिक क्रियाएं कम होगी तो धनात्मक वृद्धि होगी। मतलब एनाबोलिक अधिक होगी ना, इसको ध्यान रखना, एनाबोलिक अधिक होगी ना, तो धनात्मक वृद्धि होगी, इसको ध्यान रख लो। एनाबोलिक अधिक तो धनात्मक वृद्धि। अब आगे देखो,
यदि एनाबॉलिक क्रियाएं कम होगी, एनाबॉलिक कम होगी तो ऋणात्मक वृद्धि। ऐसे आप तो इसको ऊपर वाले को ध्यान रखो, एनाबॉलिक अधिक होगी, एनाबॉलिक अधिक होगी तो धनात्मक वृद्धि होगी, है ना। यदि एनाबॉलिक क्रियाएं और कैटाबॉलिक क्रियाएं दोनों समान हो तो स्थिर वृद्धि होगी, है ना। कौन सी वृद्धि होगी? स्थिर वृद्धि। दोनों समान होगी तो स्थिर वृद्धि होती है, देखो, है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें। वृद्धि पादपों में भी पाई जाती है। देखा, अपन सजीव जंतुओं में तो दिखती है वृद्धि, है ना, लेकिन पौधों में भी पाई जाती है। अब किससे कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। तो जो प्राथमिक वृद्धि है वो पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। प्राथमिक वृद्धि में पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है ना। और द्वितीयक वृद्धि में क्या होता है? पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि में पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है द्वितीय वृद्धि में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। उत्सर्जन, अगली सजीवों की अगली विशेषता है उत्सर्जन। तो देखो उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से विषैले पदार्थ, विषैले पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है ना। मतलब अपने शरीर से पसीना भी निकलता है, मल मूत्र भी निकलता है ना। तो वो सब क्या है? अब विषैले पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर से अपचित भोजन, देखो जो भोजन हमारे शरीर में पचता नहीं है ना, उसको बोलते हैं अपचित भोजन। हमारे शरीर से अपचित भोजन मलमूत्र के रूप में बाहर निकलता है। मतलब जो भोजन पचता नहीं है ना, उसको अपचित भोजन बोलते हैं। वो मल के रूप में बाहर निकलेगा, मूत्र के रूप में बाहर निकलेगा, है ना। शरीर से पसीना भी बाहर निकलता है, देखो शरीर से पसीना भी बाहर निकलेगा। तो ये क्या है? सब अपशिष्ट पदार्थ है, विषैले पदार्थ है सब, है ना। तो उनको उत्सर्जन बोलते हैं। पौधों के द्वारा भी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है, जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन, है ना। तो गोंद का ध्यान रखें, मैंने रेड पेन से लाल पेन से कर दिया यहाँ पे। पौधे भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, मतलब पौधे में भी उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। जैसे कि गोंद निकलता है ना पेड़ पौधों से। इसके अलावा रेजिन भी निकलता है ना। और टेनिन का भी वो उत्सर्जन करते हैं। तो गोंद का जरूर ध्यान रखना, पूछा जाता है। अगली विशेषता है सजीवों की अनुक्रिया। अनुक्रिया पे ध्यान देना आप, इन तीनों में से अनुक्रिया या प्रतिक्रिया या संवेदनशीलता। तो अनुक्रिया को जरूर ध्यान रखें, अनुक्रिया पूछा जाता है। ये मैंने लाल पेन से लिख दी, इंपॉर्टेंट है। सजीव उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया दर्शाते हैं। उद्दीपन के प्रति क्या दर्शाते हैं? अनुक्रिया। जैसे पिन चुभने पर या गर्म वस्तु के हाथ लगने पर तुरंत हाथ को हटा लेना। जैसे पिन चुभ रही है, पिन चुभ गया मान लो, तो पिन चुभ जाएगा, अपन को हाथ में चुभ जाएगा, तो अपन हाथ हटा लेंगे। या पैर में चुभ जाएगा पिन, तो आप अपने आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं ना। वो या गर्म वस्तु के हाथ लग जाता है हमारा, तो तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तो कैसे हटाते हैं? क्योंकि हमें उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं हम सजीव। ये निर्जीव में नहीं पाई जाती है, ये सब विशेषताएं जो अपन पढ़ रहे हैं, है ना। अगली विशेषता है छुई मुई के पौधे। जैसे छुई मुई का जो पौधा होता है ना, छुई मुई के पौधे की पत्तियों को हाथ लगाने पर पत्तियों का मुरझा जाना, है ना। तो छुई मुई की जो पौधे की पत्तियां होती है, छुई मुई के पौधे को अपन हाथ लगाते हैं, पत्तियों को हाथ लगाते हैं, तो उसकी पत्तियां अपने आप मुरझा जाती है ना। उसकी पत्तियां अपने आप मुरझा जाती है। तो ये कौन सा लक्षण है? सजीवों का कौन सा लक्षण है? तो आप बोलोगे अनुक्रिया। आप बोलोगे अनुक्रिया, है ना। परीक्षा में आएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। रेड लाल पेन से लिख दिया मैंने, है ना। सुई मुई की पौधे की पत्तियों को हाथ लगाने पर पत्तियों का मुरझा जाना सजीव की कौन सी विशेषता है? तो अनुक्रिया, है ना। गति नहीं आएगा, इसका आंसर ध्यान रखना, ना वृद्धि आएगा, अनुक्रिया आएगा। अगली विशेषता है सजीवों की श्वसन। देखो सजीवों की श्वसन है अगली विशेषता, है ना। तो श्वसन देखो क्या है इसमें? हमारे शरीर को ऊर्जा श्वसन से मिलती है। देखो हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? श्वसन से, है ना। पाचन से नहीं मिलती, भोजन के पाचन से नहीं मिलती, भोजन से पाचन से नहीं मिलती, मतलब, है ना। मिलेगी तो खैर ग्लूकोज से ही, भोजन से, लेकिन वो भोजन के पाचन से नहीं मिलती, वो मिलती है श्वसन से, है ना। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज मतलब भोजन या कार्बोहाइड्रेट, है ना। ग्लूकोज अपन खाते हैं ना, खाना, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो वो सब क्या है? रोटी क्या है? ग्लूकोज ही था। तो उसका ऑक्सीकरण होता है श्वसन प्रक्रिया में, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ना हम, तो ऑक्सीकरण होता है उसका, भोजन का। हमारे शरीर में श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे शरीर में श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। एक ग्लूकोज के
ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु का निर्माण होता है? 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है, या 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है ना। तो 38 एटीपी, ध्यान रखना, आप संख्या पूछेगा वहां पे। एटीपी को क्या कहते हैं? अब एटीपी शब्द आया तो एटीपी क्या है? कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा। एटीपी को कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, मतलब एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऊर्जा मुद्रा, है ना, मतलब ऊर्जा के पैकेट। एटीपी की फुल फॉर्म देख लो आप, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, है ना। तो सजीव में क्या होता है? श्वसन, हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? श्वसन से। हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? श्वसन से, है ना। ग्लूकोज का श्वसन क्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ना। हमारे शरीर में श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है ना। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं, है ना। और एटीपी को क्या कहते हैं? कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा। कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म देख लो आप, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, श्वसन दो प्रकार का होता है। यहाँ पे श्वसन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है वायवीय श्वसन, है ना। एक तो होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन, है ना। अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में क्या होगा? तो वायवीय श्वसन नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। वायवीय श्वसन तो कैसे होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। सभी जंतु एवं पेड़ पौधे श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। देखो, सभी, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, मनुष्य हो, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस अंदर लेते हैं? श्वसन प्रक्रिया में लेते हैं, जो अपन लेते हैं ना, वही पेड़ पौधे लेते हैं सब, है ना। श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस ही अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं श्वसन प्रक्रिया में, है ना, श्वसन प्रक्रिया में। लेकिन बात आ जाए अगर प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण में उल्टा हो जाएगा इसका। प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, है ना। आपको ये आना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, कंफ्यूजन मत रहना पे श्वसन प्रक्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। श्वसन प्रक्रिया में तो पेड़ पौधे हो चाहे जंतु हो, सभी वही गैस लेते हैं जो अपन गैस लेते हैं ना, वही पेड़ पौधे लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन गैस ही अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। जबकि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं, अपन थोड़े करते हैं, जंतु नहीं करते, पेड़ पौधे करते हैं। तो उनको क्या करेंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर लेंगे और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो, ये क्वेश्चन दोनों लाइन एग्जाम में आई हुई है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। अधिक ऊर्जा का निर्माण किसमें होता है? दो प्रकार के श्वसन होते हैं ना, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में क्या होगा? दो प्रकार के वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। कौन से श्वसन में अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है? वायवीय श्वसन में, है ना। श्वसन में क्या होता है? श्वसन में रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगली विशेषता है सजीवों की समस्थितिकता, होम्योस्टेसिस। देखो, आप इंग्लिश में नाम जरूर ध्यान रखें, होम्योस्टेसिस, है ना, या समस्थिति या समस्थापन। समस्थापन भी आ जाता है, या होम्योस्टेसिस, ये तो इंग्लिश में जरूर ध्यान रखें। हाँ, ऐसे भी लिखा जाता है हिंदी में भी, होम्योस्टेसिस। तो देखो, होम्योस्टेसिस शब्द वाल्टर बी कैनन द्वारा दिया गया। वाल्टर बी कैनन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? कैनन, जरूर नाम ध्यान रखें आप, कैनन, है ना, वाल्टर बी कैनन, कैनन के द्वारा जरूर दिया गया है नाम, है ना। बाहरी वातावरण के विरुद्ध शरीर अपने आंतरिक वातावरण को बनाए रखता है। इस गुण को क्या कहते हैं? समस्थानिकता। मतलब आप बाहर चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, शरीर का एक तापमान है ना, फिक्स होता है ना, वो निश्चित बनाए रखता है उसके तापमान को, आंतरिक वातावरण को। शरीर अपने आंतरिक वातावरण को बनाए रखता है ना। मतलब हमारे शरीर का तापमान, देखो आगे आ गया इसमें, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। 98.4 फ़ारेनहाइट होता है ना। तो आपको दोनों याद होना चाहिए, खास रूप से ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको जरूर याद होना चाहिए। हमारे शरीर का तापमान, उर्वरक क्या है? एक समस्थैतिक अंग की तरह कार्य करता है। निम्न में से, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो,
समस्थैतिक अंग की तरह कौन सा अंग हमारा कार्य करता है? वृक्क। हमारे शरीर का कौन सा अंग समस्थैतिक अंग की तरह कार्य करता है? तो वृक्क, है ना। और बाकी होम्योस्टेसिस शब्द वाल्टर भी कैनन ने दिया था, इसका भी ध्यान रखना, कैनन ने दिया था होम्योस्टेसिस शब्द, है ना। हमारे शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखो इसमें होम्योस्टेसिस क्या होता है, देखो होम्योस्टेसिस में आगे देखो, अर्थात शरीर के आंतरिक वातावरण मतलब तापमान, शरीर के आंतरिक तापमान को या आंतरिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस करता है। आया हुआ क्वेश्चन है, देखो परीक्षा में उसने क्या दे दिया, मतलब हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने का काम कौन करता है? तापमान को बनाए रखने का काम हाइपोथैलेमस ही करता है ना। एक सेकंड आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, और भी अदर एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। वहाँ उसने क्या है, मस्तिष्क भी दे देगा वो आपको, और हाइपोथैलेमस भी दे देगा, जबकि मस्तिष्क का ही एक भाग है हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस क्या है? मस्तिष्क का एक भाग है ना। तो हाइपोथैलेमस करता है हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने का कार्य या आंतरिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य। आंतरिक वातावरण का मतलब तापमान, है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अगली विशेषता है सजीवों की प्रजनन, है ना। प्रजनन, तो प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन, जनन करते हैं ना। मतलब देखो अब इसमें प्रत्येक जीव जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। देखो ये, है ना, नीट के एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन, है ना। जो जन्म लेगा ना वो मृत्यु निश्चित है। कुछ अपवाद होते हैं, अपन पढ़ेंगे इसमें। प्रत्येक जीव अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया करता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जाति के अस्तित्व को बनाए रखने वाले के लिए क्या करता है? वो जनन क्रिया करता है ना। ताकि उसका जाति का अस्तित्व बनाए रहे, वरना उसके वंश ही नहीं चलेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा उसकी जाति का, तो खत्म हो जाएगा उसका वंश, तो उसकी जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जनन क्रिया नहीं करेगा तो, है ना। अपवाद देखो, अपवाद, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, देखो अमर जंतु है। एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, देखो जैसे कि अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है तो ये अमर है, अमर जंतु कहलाता है। इसको कितने आप काट दो, कितने हिस्सों में, तो प्रत्येक जो कटा हुआ हिस्सा है ना, नया नया जंतु बना लेता है, नया अमीबा बना लेता है वो। अब देखो मृत्यु का कारण, कोई भी इंसान मरता है ना, इस दुनिया में कोई भी जंतु मरता है तो उसका क्या कारण है ना। तो उसका कारण है, देखो जब किसी जीव के कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग काम करना बंद कर देते हैं तब उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब उसके कोशिकांग काम करना बंद कर देंगे, कोशिका में पाए जाते हैं ना कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, है ना, केंद्रक, है ना, ये सब, मतलब रिक्तिका, ये सब जो भी है, जो भी पाए जाते हैं, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, है ना, ये कोशिकांग होते हैं। तो ये कोशिकांग क्या है, काम करना बंद कर देते हैं, तब उस जीव की मृत्यु होती है। मतलब मृत्यु का कारण यही है। देखो जब जनन दो प्रकार का होता है, देखो, है ना, जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब देखो लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन जब जनन की प्रक्रिया में दो जीव के मध्य होती है, जब जनन की प्रक्रिया दो जीवों के मध्य होती है ना, जिसमें दो जीव होते हैं, देखो, है ना, या दो युग्मकों के मध्य होती है, दो युग्मकों के मध्य होती है जनन की क्रिया, दो युग्मक होते हैं, एक तो नर युग्मक एक मादा युग्मक, है ना, उसको तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, अन्य जीव जंतु। मतलब इसमें क्या होगा कि जब जनन की प्रक्रिया दो जीवों के मध्य होगी ना, तो उसे बोलेंगे अपन अलैंगिक जनन, उसे बोलेंगे अपन लैंगिक जनन। दो जीवों के मध्य होना चाहिए, इसमें दो जीव आते हैं या दो युग्मक आते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं, एक तो नर युग्मक एक मादा युग्मक, है ना, एक मेल एक फीमेल, तो उसके बोलते हैं अपन लैंगिक जनन, है ना। लैंगिक जनन में निषेचन और अर्धसूत्र विभाजन, ये दो घटनाएं होती है ना, निषेचन भी होगा और अर्धसूत्र विभाजन भी होगा, ये दो घटनाएं होती है लैंगिक जनन में। ये अब अलैंगिक जनन पढ़ेंगे तो उसमें दोनों घटनाएं नहीं होगी, है ना, उसमें केवल एक ही जनक भाग लेगा, है ना। लैंगिक जनन में तो दो जीव भाग लेते हैं, है ना, दो जीव भाग लेते हैं लैंगिक जनन में, लेकिन अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है या एक ही जनक भाग लेता है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें। अलैंगिक जनन, इसमें क्या होता है? देखो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक संतति के निर्माण में भाग लेता है, एक ही जनक जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, संतति के निर्माण में भाग लेता है। संतति मतलब बच्चा, है ना, चाइल्ड, है ना, उसके निर्माण में भाग लेते हैं, संतति के निर्माण में भाग लेते हैं। केवल एक ही जनक भाग लेगा इसमें, एक ही जनक, मतलब जो मदर है वो मदर सेल है वो एक ही होगी, है ना, एक ही जनक भाग लेगा, नर व मादा। उसमें तो दो लेते हैं, लैंगिक जनन में दो लेते हैं, इसमें एक ही लेता है, जैसे अमीबा, हाइड्रा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम आदि, है ना। तो ये निम्न कोटि के जो जंतु होते हैं ना, निम्न श्रेणी के जंतु और पेड़ पौधे, उनमें होता है अलैंगिक जनन, है ना। अलैंगिक जनन में निषेचन और अर्धसूत्र विभाजन अनुपस्थित होता है,
लैंगिक जनन में तो उपस्थित होता है ये, लेकिन अलिंगिक जनन में ये दोनों अनुपस्थित होते हैं, है ना। तो अलिंग जनन में यही है, देखो कि इसमें ना निम्न कोटि के जो जंतु होते हैं ना वो भाग लेते हैं, और एक ही जनक भाग लेगा, एक ही जनक भाग लेता है इसमें। जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है, लाइफ स्पान कहलाता है। जीवन के मतलब जीव जब से जन्म लेगा और फिर वो जब तक मरेगा, उस जन्म से मृत्यु तक का समय उसका कहलाता है जीवन अवधि। जैसे कि मधुमक्खियों में अनिषेक जनन पाया जाता है। मधुमक्खियों में कौन सा जनन पाया जाता है? अनिषेक जनन। किस में पाया जाता है? मधुमक्खी। अनिषेक जनन और अलैंगिक जनन एक ही है, देखो, जो कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन है ना, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्लोन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। क्लोन अनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से जनक के समान होते हैं। देखो, जनक के समान होते हैं अनुवांशिक रूप से, इसको ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। अनुवांशिक रूप से क्लोन क्या है? समान होते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक निषेचन अपन ने देखा था भाई, एक तो नर युग्मक होगा, एक मादा युग्मक होगा, मतलब एक तो मेल गेमिट और एक फीमेल गेमिट, दोनों के बीच संलयन होगा, संयोजन होगा, उसको बोलते हैं निषेचन, है ना। शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन को निषेचन कहते हैं, एक ही बात है ना। तो अपन ने इसको आप जरूर ध्यान रखना। क्लोन क्या है? अनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से कैसे होते हैं? अनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से जनक के समान होते हैं। देखो, वो आकार भी उनकी तरह होगा, सेम। क्लोन होते हैं ना, जो जनक जैसे जनक होंगे, जैसे माता पिता होंगे, वैसे बच्चे होंगे उनके, सेम, है ना, वैसी संतति होगी उनकी। अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। तो यह हो गया आपका चैप्टर, खत्म हो गया आपका ये, है ना। तो बच्चों देखिए, इसका क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 1, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, पहला ऑप्शन है आपके उत्तक, दूसरा ऑप्शन है जीन, तीसरा ऑप्शन है डीएनए, चौथा ऑप्शन है कोशिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 4, नंबर 4 कोशिका, है ना। कोशिका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सजीव है, निम्न में से सजीव है। सजीव देखो क्या होते हैं? कुर्सी, चना, जल, वायु। कुर्सी, चना, जल, वायु, इनमें से देखो सजीव कौन सा है? देखो, इनमें सजीव है आपका 2, आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो ये चना क्या है आपका? ये सजीव है ना, चना सजीव है। क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन प्रक्रिया है। एनाबोलिक, 2 कैटाबोलिक, सी एम्फीबोलिक, 4 उष्माशोषी। तो इसका आंसर है आपका 2 कैटाबोलिक, कैटाबोलिक प्रक्रिया श्वसन। सजीव उद्दीपन के प्रति दर्शाते हैं, उद्दीपन के प्रति क्या दर्शाते हैं सजीव? ऑप्शन है इसके, पहला है अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है वृद्धि, तीसरा ऑप्शन गति, चौथा ऑप्शन अनुक्रिया। तो उद्दीपन के प्रति सजीव क्या दर्शाते हैं? अनुक्रिया दर्शाते हैं, है ना। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? देखो, फिक्स है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन आएगा इसमें, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तीसरा ऑप्शन सही है इसमें, मतलब ठीक है। होम्योस्टेसिस शब्द किसने दिया? होम्योस्टेसिस शब्द किसने दिया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सलमान वॉक्समैन, रीटर और कैनन। तो इसका सही आंसर है आपके पास कैनन, कैनन ने दिया था अलेक्जेंडर। ये होम्योस्टेसिस शब्द सर्वप्रथम कैनन ने दिया था, है ना। तो इसका नंबर 4 आंसर हो जाएगा।